हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छी होंगे। आज फिर से एक बार स्वागत है आपका सुपर अपडेट चैनल पर। मैं रजनीश शिवा आपको लेके चलता हूं अपने टॉपिक औद्योगिकरण का युग। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत में मैनचेस्टर का आगमन हुआ। मैनचेस्टर, मैं पहले बता दूं मैनचेस्टर क्या चीज होती है। मैनचेस्टर उस जगह का नाम होता है, उस शहर का नाम होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर चीज में बहुत ज्यादा आगे हो, जो अपने पूरे देश की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ उस चीज को निर्यात करे, मतलब दूसरे देशों को भेजे। तो यहाँ पर मैनचेस्टर था इंग्लैंड, यहाँ पे कपड़े का मैनचेस्टर था इंग्लैंड, क्योंकि मैनचेस्टर में ही, इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिकरण शुरू हुआ था। अभी तक क्या हो रहा था, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि अभी तक जो कपास था भारत से वो इंग्लैंड जा रहा था, और कपड़ा यहाँ से बन के इंग्लैंड जा रहा था। भारत का कपड़ा बहुत ज्यादा मशहूर था क्योंकि वहां से बना हुआ कपड़ा था, हाथ की बुनाई थी, धागा भी मजबूत था क्योंकि सूत यहाँ का बहुत मजबूत था, कपास महीन था। तो ये सब फैक्टर थे इंडिया की चीजों को अच्छा होने के लिए, और इसकी डिमांड पूरे विश्व में थी। पहले रेशम जाता था और सूत जाता था, लेकिन अब जब से ये चीजें स्टार्ट हुई, कपड़ा बनना स्टार्ट हो गया था, तब से ये कपड़ा यहाँ से जाने लगा था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की कपड़ा निर्यात में गिरावट आई। गिरावट किस लिए आई थी? गिरावट इसलिए आई थी क्योंकि अब इंग्लैंड खुद में प्रोड्यूसर बन गया था। इंग्लैंड में बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां लग गई थी, वहां पे कपड़ा तैयार होने लगा था, और वो एक कपड़े का हब मतलब मैनचेस्टर बन गया था। अब इंग्लैंड भारत में आया था अपना कपड़ा देने के लिए। पहले ये हो रहा था, मैंने लास्ट सेक्शन में आपको बताया कि पहले भारत में व्यापारी कपड़ा इकट्ठा करते थे, बुनकरों से कपड़ा बनवाते थे और उसको लेके जाते थे इंग्लैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच थी और फ्रेंच थे, ये पोर्टुगीज थे, ये सब लेके जाते थे यहाँ से कपड़ा। बट अब उल्टा काम हो गया था, अब इंग्लैंड का कपड़ा इंडिया में आ रहा था और वो कपड़ा कई मायने में सस्ता था। तो भारतीय बुनकर जो थे वो उस कपड़े को कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। कम्पीट इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो कपड़ा मशीनों में बन रहा था और यहाँ पे मजदूरों की मजदूरी लग रही थी। तो बहुत हद तक चीजें अलग अलग थी। जहां एक और 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था, वहीं पर अब वह हिस्सा रहकर मात्र 3% रह गया था। मतलब सब चीजें डाउनफॉल में जा रही थी, निर्यात बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ गया था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। मैंने बताया आपको यहाँ पर यह कारण यही था वृद्धि होने का ब्रिटेन में और इंग्लैंड में कि वहां पर औद्योगिकरण बहुत तेजी से पनप रहा था, बहुत तेजी से फल फूल रहा था। कपास भी अब वो लोग उगा रहे थे और वहां पे मशीनीकरण बहुत ज्यादा हो गया था, तो वहां पे कपड़ा जाहिर सी बात है सस्ता हो गया था। जैसे ही इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां पर आयात की जाने वाली कपड़ों पर अत्यधिक आयात शुल्क लगा दिए गए। बिकॉज किसी भी देश में जब वो खुद का हब बन जाता है तो जाहिर सी बात है अगर बाहर से कपड़ा आएगा उस देश में तो उनका कपड़ा कहीं ना कहीं कम यूज होगा। सब चीज जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक शहर ले लें, कानपुर में कोई चीज आई बाहर से और कानपुर में खुद का प्रोडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल कपड़ा ही, किसी कपड़े को ले लेते हैं, रेमंड यहाँ पर कानपुर में बना रही है अपना कपड़ा और रेमंड का ही कपड़ा बाहर से आ रहा है। बट जो बाहर वाली क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन है और यहाँ वाली क्वालिटी अच्छी है, तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ का कपड़ा लेंगे। लेकिन अगर बाहर वाली क्वालिटी अच्छी हो जाए और यहाँ वाली क्वालिटी डाउन हो जाए तो क्या होगा? तो यहाँ वाली जो इकाइयाँ थी वो ठप हो जाएंगी, मतलब उनका माल लेने के वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमको उसी दाम में जब अच्छा कपड़ा मिल रहा है तो हम यहाँ का कपड़ा क्यों लें। अब यहाँ के व्यापारियों ने क्या किया समझिएगा, ये इंग्लैंड की स्थिति थी जो मैंने कानपुर की स्थिति बताई। इंग्लैंड में क्या था उस समय, कपड़ा बन तो रहा था बट क्वालिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी प्रीमियम नहीं थी जितनी प्रीमियम यहाँ से कपड़ा जा रहा था उसकी थी। अब वहाँ क्या हुआ, जब व्यापारियों के खुद के देश में कपड़ा नहीं चल रहा है तो बाहर कैसे चलेगा? अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरकार से सांठगांठ करी और ये कह दिया सीधे सीधे कि ऐसा है जो भी कपड़ा बाहर से आप आयात कर रहे हैं इस देश में उस पर आयात शुल्क बढ़ा दीजिए, नहीं तो हम अपनी मशीनें बंद कर देंगे और हमारा काम बंद हो जाएगा। ये कहानी जब हुई तब आयात इंग्लैंड में और कम हो गया और वहां से निर्यात होना शुरू हो गया। अब देखिए सन 1870 तक भारत में सूती कपड़ों का आयात 50% से ऊपर हो गया। मतलब अभी तक क्या था, अभी तक भारत निर्यात कर रहा था, लेकिन अब 1870 में की कंडीशन क्या हुई कि अब भारत को आयात करना पड़ा उस चीजों को, जो चीजों को वो खुद बना रहा था, मैन्युफैक्चर कर रहा था। केवल कारण इसका यही था कि जो भारत था सुदृढ़ था, मजदूर यहाँ पे सब कुछ थे, बट कपास यहाँ से सस्ते दाम में वहां जा रहा था और वहां से कपड़ा थोड़ा सा महंगा होकर आ रहा था, लेकिन यहाँ के कपड़े की नस्बत वो सस्ता था। भारत में कपड़ा बुनकरों के ऊपर कई सारी समस्याएं भी आई थी।
एक्चुअली यहाँ पे समस्या इसलिए आई थी कि जाहिर सी बात है, जब उनका रोजगार उनसे छिन गया था, कपड़ा बाहर से आयात होने लगा था, तो उनकी कमाई पे फर्क पड़ा। जब उनकी कमाई पे फर्क पड़ा तो उनकी रोजी रोटी पे असर पड़ा, काफी चीजें चेंज हो रही थी। भारत में मैनचेस्टर आने के बाद बुनकरों के सम्मुख एक साथ दो समस्या आ गई थी। क्या? पहली बात तो उनका निर्यात का बाजार बंद हो गया था, और दूसरा स्थानीय बाजार जो था, जो लोकल मार्केट था, उसमें भी उनकी डिमांड बहुत कम हो गई थी। अब सब जो लोग जो थे वो पसंद कर रहे थे बाहर का कपड़ा, पसंद भी कर रहे थे। दूसरी बात ये था कि उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ ऐसे प्रोविजंस लगा दिए थे, यहाँ के कपड़े पे ज्यादा टैक्सेस थे और बाहर के कपड़े पे टैक्सेस कम कर दिए थे। सिंपल सी बात है, बाहर का कपड़ा ज्यादा बिकेगा। किसी भी जगह की इकोनॉमी को हैंडल करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि वहाँ पे जो टैक्सेस लग रहे हैं, जो स्टेट टैक्स है, जो गवर्नमेंट टैक्स है, जो सेंट्रल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, बढ़ाना या कम करना। दूसरी चीज़ होती है प्रोडक्शन। अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देंगे तो वो चीज़ सस्ती हो जाएगी, और किसी चीज़ में टैक्सेस बढ़ा देंगे तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी। तो यही रीज़न थे वहाँ की, भारत इंडिया की उस समय जो मार्केट थी उसको कंट्रोल कर रही थी इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी वजह से जो यूरोपीय कपड़ा था वो यहाँ पे ज़्यादा बिक रहा था बजाय लोकल मार्केट के। 1810 से 1860 के दशक में बुनकरों के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हो चुका था, कच्चा माल अत्यधिक दामों पर ब्रिटेन जाने लगा था। अब क्या था, जब जैसे ही अमेरिका में गृह युद्ध स्टार्ट हुआ तो यहाँ से वहाँ की अमेरिका की लोकल फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। जो माल आ रहा था, जो कपड़ा आ रहा, जो लोग यूज कर रहे थे, वो ब्रिटेन और इंग्लैंड का यूज कर रहे थे। अब वो कपड़ा उस समय कहीं भी किसी भी देश में अगर गृह युद्ध छिड़ जाए तो जाहिर सी बात है जो पड़ोसी देश होते हैं उसका फायदा उठाते हैं। ब्रिटेन और इंग्लैंड ने भी यही किया, उन्होंने अपना कपड़ा वहां पे ऊंचे दामों पे बेचना शुरू कर दिया। जब वो कपड़ा ऊंचे दामों में बेच रहे थे, यहाँ से कपास भी ऊंचे दामों में उठा रहे थे। अब क्या हुआ, जाहिर सी बात है जब कपास के दाम बढ़ गए तो लोकल कारीगर, जो लोकल बुनकर और जुलाहे थे, वो उस लेवल पर नहीं थे कि वो उसको खरीद सके, और उन्होंने खरीदना बंद कर दिया। उस काम को बिल्कुल ही पूरी तरीके से छोड़ दिया, अपना काम चेंज कर दिया, उन्होंने खेती पकड़ लिया आगे। अब सीधे ये बात समझिए, जब यहाँ काम बंद हो गया तो फिर क्या हुआ, देखिए फिर ये हुआ कि बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रीज लगने लगी थी। मैंने बताया आपको, जैसे इंग्लैंड मैनचेस्टर बन रहा था, धीरे धीरे भारत में भी फैक्ट्रीज आ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। क्योंकि अब इसलिए कंपनी ये चाह रही थी कि यहाँ से ही कपास लेके हम यहीं पे क्यों ना कपड़े का प्रोडक्शन करें और उसको उसी दाम में बेचें, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो थी वो हमारे मुनाफे में बदल जाएगी। इसलिए कंपनी बहुत चतुर थी यहाँ पर, समझ लीजिए, और वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती थी अपना इन चीज़ों में, और कैसे कैसे फायदा निकालती थी आप देखते जाइए आगे इसी सीरीज में देखेंगे। बंगाल में देश की पहली जूट मिल सन 1855 में खुली। मुंबई में पहली कपड़ा मिल सन 1854 में खुली। सन 1874 में मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल खुली। यहाँ पे देखिए अलग समझिएगा, जो भी पोर्ट के इलाके थे, बंदरगाहों के इलाके थे, वहां पर ये मिलें खुल रही थी। सबसे पहले मुंबई में पोर्ट है, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पोर्ट है, उसके बाद मद्रास में, चेन्नई में पोर्ट है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ समुद्री बंदरगाह नजदीक थे वहाँ पे इन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित करनी शुरू कर दी थी। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक उथल पुथल के कारण कई लोगों के उद्योग खत्म हो गए थे। इसी उथल पुथल में मुंबई में दिनशॉ पेटेंट और आगे चलकर औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, जी हाँ, यहाँ पर आ गए टाटा ग्रुप्स के मालिक, जो सबसे पहले स्थापक थे टाटा ग्रुप्स के, वो जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से निर्यात करके बहुत पैसा कमा लिया था। ये दौर था टाटा, बिरला और बाकी जो उद्योगपति हैं, अंबानीज हैं, इनका एस्टेब्लिश होने का। यहाँ से, क्योंकि उस समय इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन में घुसा था, जैसे ही इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन घुसा, ये लोग भी उसी के साथ हो लिए। जब ये हो लिए, अब चीजें वर्ल्ड मार्केट में ऊपर अप डाउन होते रहते हैं, कहीं पे युद्ध चल रहा है, कहीं पे शांति है, तो इन कंडीशंस का इन लोगों ने फायदा उठाया। जहां युद्ध चल रहा था अमेरिका में, उसकी वजह से भारत का मार्केट मंदी में पहुंच गया था, लेकिन इन्होंने नई जगह ढूंढ ली थी। इन्होंने ढूंढ लिया था चीन, इन्होंने ढूंढ लिया था जापान। इन जगहों पर इन्होंने अपना निर्यात मतलब एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया था, और वहां से ये पैसा कमाना शुरू कर दिए थे। लगभग 70% से लेके 85% तक, मैं बता दूंगा आपको, 85% तक इकाइयां जो थी वो नुकसान में जा रही थी, और 15% लोग उसी से अपना एम्पायर बना रहे थे। ये थे बिरलास, ये थे टाटास, ये थे अंबानीज। तो उद्योगों के लिए पूंजी एकत्रित करने हेतु अन्य व्यापारिक गतिविधियों में मदद दी गई। इन लोगों की मदद भी की गई कि हाँ, वास्तव में आप इस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं तो आपकी मदद की जाएगी। ये स्थिति आ गई थी औपनिवेशिक भारत की। औपनिवेशिक भारत में अब फैक्ट्रियों में काम करने वाले
मजदूरों की संख्याओं में लगातार बढ़ोतरी आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट हो गई थी। जिन एरियाज में फैक्ट्रीज लग रही थी उन एरियाज में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी मजदूरों की। अब कुछ समय बाद मैं बता दूं आपको कि केवल पोर्ट्स में ही नहीं, पोर्ट्स में तो जो फैक्ट्रीज लगी गई थी उसके बाद कंट्री के अंदर भी, जैसे बता दूं आपको कानपुर हुआ, कानपुर में जेके जूट मिल, कानपुर में लाल इमली उसी समय की स्टैब्लिश्ड है ये फैक्ट्रीज। और इन फैक्ट्रीज में काम करने मजदूर आते थे, वो आसपास के क्षेत्रों से ही आते थे। किसी भी फैक्ट्रीज में जाहिर सी बात है आसपास के क्षेत्रों के लोग आएंगे तो उनको रोजगार वहां पे मिलना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया था। औपनिवेशिक भारत में ज्यादातर कपड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। भारतीय फैक्ट्रियों में 1901 ईस्वी में 5,84,000 मजदूर काम करते थे, वहीं 1946 ईस्वी में इनकी संख्या 24,36,000 हो चुकी थी। मतलब इस रेशियो में ये बढ़ते जा रहे थे। अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले अधिकतर मजदूर कानपुर जिले के गांव से ही आते थे। तो मैंने बताया आपको कि जो भी मजदूर हो रहे थे, जो भी वर्क लेबर यहाँ पे इकट्ठा करती थी फैक्ट्रीज, वो आसपास के क्षेत्रों से ही करती थी। और इनको एक अपॉइंट करने के लिए एक व्यक्ति को रखा जाता था, मुनीम उस समय कहते थे उसको, इंग्लिश में जॉबर कहते थे। वो क्या करता था, वो अपने गांव से लोगों को लेके आता था, लेबर्स को लेके आता था, और लेके आने के बाद चूंकि फैक्ट्री मालिक को उसके ऊपर भरोसा होता था, वो व्यक्ति फैक्ट्री में सबसे पुराना व्यक्ति होता था, तो वो अपने बेस पर, अपने बिहाफ पर उन मजदूरों को फैक्ट्री में काम दिलाता था और उनको उनके बदले में पैसा मिलता था। औद्योगिक विकास का अनूठापन, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या काम कर रही थी, वो ये काम कर रही थी, उसने यहाँ पे औद्योगिक विकास की दिशा को परिवर्तित कर दिया था। अभी तक केवल यूनिडायरेक्शनल औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, जिसका मकसद केवल एक था कि भारत में कपड़ा उद्योग को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाना। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब स्टार्ट कर दिया था उन चीजों का प्रोडक्शन करना जो कि भारत में नहीं बल्कि बाहर ज्यादा डिमांड हो रही थी जिनकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉफी, फॉर एग्जाम्पल चाय, फॉर एग्जाम्पल नील और ऐसे मिनरल्स जो कि वो अंदर से निकाल रहे थे और जिनकी बाहर बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी। इन एजेंसियों ने क्या किया, इन एजेंसियों ने भारत में सस्ती दामों पर जमीनें ली और उन जमीनों पर चाय, कॉफी, इन सब चीजों के बागान लगाए, नील इनके बागान लगाए और उनको अपने मुनाफे के लिए यूज किया। मजदूरों को केवल खाने भर की मजदूरी मिलती थी, बाकी जो कमाती थी वो कंपनी कमाती थी और कंपनी उसको अपने फायदे के लिए यूज कर रही थी। 19वीं शताब्दी के अंत में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी हुई वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं की। उन्होंने अपनी एक अलग चीज बांधी, उन्होंने अपना अलग कुटीर उद्योग, छोटी छोटी लघु इकाइयां जिसको हम कहते हैं, वो छोटी छोटी इकाइयां यहाँ के व्यापारियों ने डाली और उसमें वो कहीं हद तक सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र में एक छोटी सी इकाई स्थापित कर ली, उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट किया, प्रोडक्शन को उन्होंने लार्ज स्केल तक लेके गए। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बनकर प्रयोग करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। एक क्वालिटी थी इंडिया में, हमेशा से रही है, आज भी है, कि इंडिया जो यार्न यूज कर रहा था, जो धागा यूज कर रहा था, उस धागे की क्वालिटी इतनी फाइन थी और इतनी मजबूत थी कि उसके आगे इंग्लैंड का धागा नहीं टिक पा रहा था। बस केवल वो टिका था मैदान में सस्ते की वजह से। जो भारत का धागा था वो हमेशा हर जगह, आज भी उसकी डिमांड उतनी ही है जितनी पहले थी। यहाँ पर क्या हुआ, चाइना को धागा बेचता था भारत और यहाँ के हथकरघे जो भी जितने थे वो सब यहीं का धागा यूज करते थे अपना प्रोडक्ट बनाने में। सन 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में कमी आने लगी। सन 1912 के बीच भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया था। अब यहाँ पर आई थी स्थिति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध की। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो क्या हुआ था देखिए, तो ब्रिटेन और इंग्लैंड की जो भी इकाइयां थी वो मिलिट्री के लिए सामान उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था, कपड़ों की तरफ उनका रुझान कम हो गया था। अब यहाँ पर भारत को मौका मिल गया था अपने उद्योग को विकसित करने का। अब जो भी कपड़ा था वो यहाँ से जाने लगा था, इसीलिए यहाँ के इनकम में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई थी और यहाँ में उद्योग भी बहुत तेजी से लगने शुरू हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहली वाली स्थिति कभी प्राप्त नहीं हुई। मतलब जब जाहिर सी बात है इंग्लैंड का प्रोडक्शन कम हो गया तो इंग्लैंड ने यहाँ पर कपड़ा भेजना लगभग खत्म कर दिया था कि उसके पास खुद के लिए कपड़ा नहीं बचा था। तो अब इस स्थिति का इंडिया ने फायदा उठाया, अपने यहाँ पर खुद ही इंडस्ट्रीज लगाई और खुद अपने ऊपर निर्भर बनना शुरू कर दिया था। और उसके बाद फिर वही पुरानी स्थिति पे भारत पहुंच गया था, जो पहले निर्यात करता था वो बाद में भी निर्यात करने लगा। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन इनकी वृद्धि होने पर भी भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था।
एक प्रॉब्लम बस ये थी कि जो बड़े उद्योग थे, बिकॉज उसकी भी समस्या ये थी कि जो सरकार थी वो पैसा नहीं दे पा रही थी। वो इसलिए पैसा नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो खुद जो थी ब्रिटेन वो लगा हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, तो उसे वहाँ के लिए पैसा चाहिए था, वहाँ के लिए सैनिक चाहिए थे, तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का सोच ही नहीं पा रहे थे। इसलिए जो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे यहाँ के लोकल व्यापारी कर रहे थे, स्मॉल स्केल पे कर रहे थे और उनको धीरे धीरे अपनी तरह से आगे बढ़ा रहे थे। बड़ी संख्या में मजदूर गली मोहल्लों में से छोटे छोटे घरेलू कार्यों में लगे कार्य करते थे। बड़ी संख्या में मजदूर गली मोहल्लों में से छोटे छोटे घरेलू कार्यों में काम करते थे। हथकरघा पर बने कपड़ों के उत्पादन में सुधार के कारण तकनीकी बदलाव थे। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के प्रारंभ में बुनकर फ्लाइंग शटल वाले कर्मों का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पर एक नई मशीन आ गई थी, फ्लाइंग शटल। देखिए वो थी स्पिनिंग जेनी, सूत काटने वाली, वो सूत बनाने वाली मशीन थी। यहाँ पर फ्लाइंग शटल आ गई थी, फ्लाइंग शटल बुनाई वाली मशीन थी, जो कि मैं बता दूं आपको दो तरीके की चीजें होती है, एक दाना होता है, एक बाना होता है। दाना जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, बाना वर्टिकल होता है। जब इन दोनों धागों को मिलाया जाता है एक दूसरे के ऊपर नीचे तभी कपड़ा बनता है, अगर कपड़े को आपने गौर से देखा हो तो यही चीज ये मशीन काम करती थी। यही चीज ये मशीन काम करती थी कि ये फ्लाइंग शटल एक ऐसी मशीन थी जो कि रस्सियों और पुलियों से चलती थी। इसके बुनाई का तरीका थोड़ा सा ये था कि ये हॉरिजॉन्टल धागे को वर्टिकल धागे के ऊपर लेके जाती थी और उसको बुनती थी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में बहुत सारे हथकरघे लग गए थे और ऐसी मशीनें यहाँ पर लगभग 70 to 80% थी। अब इस चैप्टर का यहीं पर एंड होता है। मैं बता दूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो इस पूरे चैप्टर में आई औद्योगिकरण का युग में। तो मैं बता दूं सन 1730 में, सर्वप्रथम 1730 के दशक में यहाँ पे कारखाने खुलने शुरू हुए थे इंग्लैंड में। उसके बाद 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने स्प्रिंग जेनी का निर्माण किया था। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पटोला ने भारतीय वस्तुओं की गुणवत्ता की प्रशंसा की थी। उन्होंने यहाँ से ये बताया था कि वास्तव में इंडिया की जो चीज़ें हैं, इंडिया का जो धागा है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, वेरी फाइन और वेरी स्ट्रॉन्ग है। सन 1780 मुंबई और कोलकाता का व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकास हुआ था। सन 1840 दशक तक औद्योगिकरण के प्रथम चरण में कपास उद्योग ब्रिटेन का सबसे बड़ा उद्योग बन गया था। मतलब 1840 ईस्वी में जो ब्रिटेन था वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन गया था कपास कपड़े का। सन 1854 में मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना हुई। सन 1871 में जेम्स वॉट ने न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार कर नए इंजन को पेटेंट कराया था। सन 1900 में E&T पॉल म्यूजिक कंपनी ने एक संगीत पुस्तक को लिखा जिसके प्रकाशन के मुख्य पृष्ठ पर उन्होंने एक ऐसी तस्वीर दिखाई थी जिसमें ये हो रहा था कि नई सदी के उदय की घोषणा हो रही थी। वास्तविकता में वो टाइम, उस समय का वो टाइम था जब औद्योगिकरण शुरू हो रहा था विश्व। सन 1901 में उद्योगपति J.N. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र लगाया था। सन 1912 में मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद्र द्वारा कोलकाता में पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी। ये की डेट्स हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो प्लीज़ कीप इन माइंड। और ये पूरा एक समरी भी था चैप्टर का, तो उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।